हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का नाम पर शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग जो युवान था उसको अपने पावर से सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जीशू उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। अभी प्रिंस की फैमिली युवान को हॉस्पिटल लेके चली गई होती है और जीशू जाना चाहता था, पर ऑब्वियसली उसकी फैमिली इसके लिए राज़ी नहीं हो रही थी और फिलहाल प्रिंस ने भी उसे मना किया था क्योंकि उसे खुद को ही चोट लगी थी। तो वो नहीं चाहता था कि जीशू ऐसी हालत में हॉस्पिटल जाए और ये लोग तो हॉस्पिटल में भी तमाशा करने लग जाते, प्रिंस के मॉम डैड। तो वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, तो जीशू नहीं गया था। अभी वो लोग यहाँ से जस्ट गए ही होते हैं। अभी जीशू गेट की तरफ ही देख रहा होता है क्योंकि वो लोग अभी ही गए होते हैं। फिर वो वैन की तरफ देखता है जो कि अभी उसके सामने खड़ा होता है, पर थोड़ी डिस्टेंस में। अभी जीशू से गुस्से में देखे जा रहा होता है। फिर वो तुरंत से उसके पास आता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या सोच कर ये सब किया तुमने? हाँ, क्या सोचा? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन लोगों को कोई हानि मत पहुंचाना, तो क्यों किया ये सब? क्या मिला ये सब करके तुम्हें? जिस दिन तुम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। तो जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या सोचकर तुमने ये सब किया? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। मैंने सोचा कि जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, डीमंस भी अच्छे बुरे होते होंगे, पर नहीं, डीमंस सिर्फ बुरे होते हैं, मतलबी, खुदगर्ज, अपने मन की करने वाले। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। जब तुम मिले थे तभी तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए था मुझे। तुम्हें तुम्हें बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट करना चाहिए था मुझे। तो कम से कम आज मेरा भाई सही सलामत तो होता। तुम डीमन, तुम क्या जानो कि फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों को निभाना क्या होता है, भाई क्या होता है। तुम कुछ नहीं जानते। तुम बस एक डीमन हो जिसे सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। आई हेट यू, आई हेट यू टू द कोर ऑफ माई हार्ट। आई हेट यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अभी वैन उसे बस देखे ही जा रहा होता है। अभी वैन स्माइल करता है, फिर जीशू के हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है, जिस गलती पे आज तुम्हें अफसोस हो रहा है वो गलती भी तुमने की थी। मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। अरे मुझे तो आदत थी तुम इंसानों के बर्ताव की। अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं आया था, तुम मुझे लाए थे अपने साथ यहाँ पर, उस रिचुअल का हिस्सा बनकर। अभी इस मोमेंट पे पेन की आंखें और पेन का गला दोनों ही भर चुका होता है। उसे इतना ज़्यादा हार्ड फील हो रहा होता है, लाइक हमेशा ही उसे दुख होता था, हमेशा ही उसने तकलीफ़ें ही देखी थी अपनी लाइफ में, जितनी भी उसकी लाइफ थी, लेकिन इतना तकलीफ़ उसे आज काफ़ी टाइम बाद फील हो रही थी। पेन कहता है, मैंने तुमसे नहीं कहा था ना उस रिचुअल का हिस्सा बनने के लिए। मैंने नहीं कहा था कि अपना खून उस बोल में डाल दो। और हाँ, सही कहा तुमने, मैं हूँ डीमन। मज़ा आता है मुझे दूसरों को तकलीफ़ देकर। हाँ, हूँ मैं डीमन, हूँ मैं डीमन, पर मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। ना तो मेरे अंदर मक्कारी है, ना धोखा, ना फरेब। एक वफादारी है मेरे अंदर, जिसके कारण मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। अरे मैंने तो उन लोगों से वफादारी निभाई है जिनसे मैं नफ़रत करता था। तुम तो फिर भी, खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, तो अब बताओ क्या चाहते हो तुम? जीशू से अभी भी गुस्से में ही दिख रहा था और कहता है, लीव, जस्ट लीव। उसकी बात सुनकर वैन फिर से एक सैड स्मेल करता है और कहता है, शुक्रिया जीशू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी जीशू जो होता है वो वहीं पर गिर कर रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। जो वैन होता है वो वहाँ की दहलीज से बाहर निकल गया होता है, पर अभी गेट तक नहीं पहुँचा होता है, वहीं बीच पे ही रुक जाता है। और फिर एक बार जीशू को पलट कर देखता है जो कि अभी ज़मीन पे गिर के बहुत रो रहा होता है। फिर वैन उसे थोड़ी देर तक देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। युआन को एडमिट कर लिया जाता है और जस्ट उसे एडमिट अभी ही किया गया होता है। उसके सर से जो खून निकल रहा होता है उसे साफ़ करने के लिए, उसकी ड्रेसिंग करने के लिए जो नर्सेस थी वो
जो फर्स्ट एड का सामान होता है वो प्रिपेयर करने के लिए रूम से बाहर गई होती हैं और डॉक्टर जो थे वो इस केस को लेकर जो उनके कलीग थे उनसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि युवान के सर पे वाक़ई बहुत चोट आई थी। उसके हाथ पैर पे भी चोट लगी थी और सर से ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस केस को लेकर डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा हुआ था युवान की फैमिली से कि हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़े। अभी जो युवान की फैमिली थी वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, प्रिंस भी बहुत परेशान था। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी वो जो कॉलोनी थी वहाँ पर नहीं था, वहाँ से कहीं बाहर आया हुआ था और वो भी एक खंडर जैसे घर के पास था। लाइक एक खंडर जैसा घर क्या, वो हवेली थी और उसके पास ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ बने हुए थे। बने क्या मतलब लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेड़ थे वहाँ पे। और वैन केसिंग वहाँ पर अकेला ही था। लाइक उस जगह पे कोई जल्दी आता जाता नहीं था, वो जगह काफ़ी सुनसान थी। लाइक ऐसी जगह जहाँ पर आराम से आप मर्डर भी करते तो किसी को पता ना चले। अभी वैन केसिंग वहीं पे खड़ा होता है, उसके मन में अभी भी जीशु की कही हुई सारी बातें गूंज रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जीशु पर भी, उसकी फैमिली पर भी, और उसे दुख भी बहुत हो रहा था। ही वॉज़ वेरी हर्ट। अभी जो वैन होता है उसे लास्ट सीन वो याद आता है जब वो उस घर से निकला था कि जीशु रो रहा था और ये चीज़ भी उसे बहुत हर्ट कर रही थी, क्योंकि वो ये जानता है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, पर उसे ये भी पता है कि जीशु के दुख का कारण भी वही था। अभी वैन एक डीप ब्रेथ लेता है और मन में ही कहता है, काश काश कि ये फीलिंग्स मुझ में ना होती, काश कि किसी के दुख तकलीफ़ का एहसास ना होता, अपने दुख तकलीफ़ का एहसास ना होता। एक पत्थर की तरह लाइफ होती मेरी। आई हेट यू जीशु, आई रियली हेट यू। और ये उसने बस ऐसे ही कहा होता है क्योंकि उसकी वजह से और उसके लिए उसे बुरा लग रहा था, इसलिए उसने कहा था। वो भी सैड था, हर्ट था, इसलिए ऐसे बोला था। उसके मन में जीशु के लिए कोई घृणा नहीं थी, बस गुस्सा था। अभी वो अपनी आंखें क्लोज करता है और फिर पता लगाता है कि युवान अभी कहाँ एडमिट है। अभी उसे पता चल जाता है उस हॉस्पिटल का, तो वो अपने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज़ करता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अभी ये वही सीन था जब नर्सेस बाहर थी और डॉक्टर भी अपने इस केस को लेके अपने कलीग से डिस्कशन कर रहे थे और युवान अभी रूम में अकेला था। प्रिंस और प्रिंस की फैमिली भी बाहर ही थी। अभी जो वैन होता है उसे ऑब्वियसली कोई देख नहीं सकता, वो उस रूम के अंदर आता है और युवान को देख रहा होता है। अभी युवान तो ऑब्वियसली भी होश था और अगर होश में रहता भी तो भी कौन सा देख लेता वैन को। अभी वैन से स्टिल गुस्से में ही घूरे जा रहा होता है। फिर वो कहता है, अगर जीशु की परवाह ना होती ना मुझे, तो तुम्हारा यही मैं गला काट देता, पर तुम लकी हो कि जीशु तुम्हारा भाई है। खैर, मुझे अब तुम्हारे फैमिली ड्रामा में पढ़ना ही नहीं है। अभी वैन युवान के पास आता है और उसके शरीर में जितनी भी चोटें लगी थी वो उन्हें देखता है और उन सब को ही हील कर देता है, बस माथे पर लगी हल्की सी चोट को छोड़कर बाकी सब वो हील कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अभी हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि अभी वहीं पर सोफे पे बैठा हुआ होता है लिविंग रूम में और अपने फ़ोन को देख रहा होता है। अभी वो खुद में ही कहता है, एक बार प्रिंस को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि युवान कैसा है। और ये कहकर वो अपने फ़ोन को उड़ाता ही है। तभी वैन केसिंग अपनी टेलीपोर्टेशन करके अभी शिशु के पास से आता है और कहता है, युवान बिल्कुल ठीक है, अब उसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अभी उसको अचानक से ऐसे प्रकट होते देखकर जो शिशु होता है वो तो एकदम ही घबरा जाता है। फिर जो वैन होता है वो कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने बिल्कुल सही किया था, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। अभी ये कहकर वो वापस से ही वहाँ से चला जाता है। अभी जीशु तो एकदम ही शॉक में ही रह जाता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है इस पूरी चीज़ को अपने दिमाग में सेट करने में। लाइक इतना सब कुछ अचानक से हो गया कि वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। तो अभी जब वो चीज़ समझ जाता है तो फिर शांत हो जाता है और अभी फ़िलहाल यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी बेसमेंट में होती है अभी जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लाइक वही जगह जहाँ पर जियांग ने अपने 665th वाले विक्टिम को मारा था। अभी वो वहाँ पर पूजा कर रही होती है
जैसे डेमन की पूजा की जाती है वैसे ही वो पूजा कर रही होती है धारण की। फिर वो उन्हें ग्रीट करती है लास्ट में और कहती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे मालिक, ताकि मैं अपनी अमानत को अपने पास वापस लेकर आऊँ, उसे वापस लेकर आऊँ जिस पर मेरा अधिकार है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ये कहकर फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है उस बेसमेंट से। अभी वो बाहर आती है तो वो वेनिंग को देखती है जो कि सोफे पे बैठा हुआ होता है और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। और अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। रेहा उसे देखती है, फिर उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ वेनिंग? वेनिंग उसकी तरफ दिखता है और फिर उसे वो फ़ोटोज़ दिखाता है। एक्चुअली ये फ़ोटोज़ उन लोगों ने वेनिंग को भेजी थी जो कि ज़ीशु पे नज़र रखे हुए थे। वो लोगों ने कल के इवेंट की फ़ोटो भेजी थी, लाइक कल वो और वन काफ़ी समय बिताए थे ना साथ में और काफ़ी जगह घूमे भी थे। तो उन लोगों ने उन दोनों की फ़ोटोज़ भेजी थी जो कि कल उन लोगों ने दूर से खींची थी। अभी जो वेनिंग था उसने उन फ़ोटोज़ को एचडी में किया था और अभी वो जियांग को दिखा रहा था। वेनिंग कहता है, यीशु के साथ जो लड़का है उसकी आंखों को देखो। जियांग कहती है, देख ही रही हूँ। तो वेनिंग कहता है, अनिष्क। जियांग कहती है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना इंसान की बॉडी में। वेनिंग कहता है, और काफ़ी खुश भी लग रहा है। जियांग कहती है, तो होने तो ना खुश, इसमें बुराई क्या है? जो वेनिंग होता है वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जियांग कहती है, कोई भी नहीं। फिर वेनिंग सोफे से उठता है और जियांग के पास आता है और कहता है, जियांग, अनिष्क का इस लड़के के इतना क्लोज होना ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता? तो जियांग कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अनिष्क और ये लड़का हमारे लिए सिर्फ तब तक प्रॉब्लम बन सकते हैं जब तक कि यीशु ज़िंदा है। एक बार फुल मून से पहले यीशु मर गया तो अनिष्क चाहे ना चाहे उसे मेरे पास वापस आना ही होगा और उसके बाद तो उसे वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। आसान शब्दों में कहूँ तो मेरी मर्ज़ी के बिना वो सांस भी नहीं ले पाएगा, ऐसी हालत होगी उसकी। सो डोंट वरी अबाउट हिम। अभी बस यीशु को मारने के बारे में सोचो। अनिष्क की चिंता मत करो कि वो आगे चल के हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं। वेनिंग कहता है, ऑलराइट। एंड अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी युवान को होश आ गया होता है और सब लोग शॉक में होते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, युवान की फैमिली। बट प्रिंस उतना शॉक नहीं था। वो जब उसने ये चीज़ देखी थी कि युवान बिल्कुल ठीक है तब शॉक हुआ था, पर अभी उसके चेहरे पे कोई भी ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन बाकी सभी लोग युवान को देखकर अभी भी हैरत में थे। अभी प्रिंस कहता है, डॉक्टर हम युवान को घर ले जा सकते हैं? अभी डॉक्टर युवान की तरफ देख ही रहे होते हैं तो प्रिंस कहता है, डॉक्टर। अभी डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओह आई एम वेरी सॉरी। तो प्रिंस कहता है, इट्स ओके, हम युवान को घर ले जा सकते हैं? तो वो वापस से युवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, या श्योर, बट इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल। तो प्रिंस कहता है, जी मैं समझ रहा हूँ। वो कहते हैं, ऐसा केस तो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, मैं इतने टाइम से इस पेशे में हूँ लेकिन बट ऐसा कभी नहीं हुआ। इट्स डैम मिरेकल। खैर मैं इसके डिस्चार्ज पेपर बनवा देता हूँ और थोड़ी देर में आप लोग इसे लेके चले जाइएगा। अभी जो प्रिंस था वो नोट करता है। अभी लुओ और युवान के माता पिता तो उसके पास ही बैठे हुए थे। युवान भी अभी शॉक में था, उससे भी उसके साथ जो हुआ था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बट जो युवान के माता पिता थे वो और लुओ आश्चर्य में ज़रूर थे पर खुश भी थे कि युवान एटलीस्ट सेफ़ है। खुश प्रिंस भी था पर उसके मन में अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा था। वो अभी वहीं युवान से थोड़ा दूर पर ही खड़ा हुआ था और अपनी फैमिली को देख रहा था। अभी वो फिर अपने जेब से फ़ोन निकालता है जीन्स की और फिर रूम से बाहर चला जाता है। अभी वो यीशु को कॉल करके यहाँ की सभी सिचुएशन बता देता है और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था यीशु बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था इस चीज़ सुनकर, और वो होता भी क्यों। और उसके बाद वो बस इतना ही कहता है कि ठीक है तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। अभी जो प्रिंस होता है वो अपने फ़ोन को ही देख रहा होता है और अभी हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब भी जो युवान था वो
कार पे ही था जब उसे चोट लगी थी, तो वो सब लोग उसे सोफे पे लिटा रहे थे और जो जीशु होता है वो पीछे हटकर थोड़ा साइड में जाता है और जीने के ऊपर से वो अनिश को देख रहा होता है। लाइक अनिश को ऊपर था और जीशु नीचे था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। तभी जो प्रिंस होता है उसका गलती से ध्यान जीशु की तरफ चला गया था और वो देख रहा होता है कि वो ऊपर की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है और ऊपर उसे तो कोई दिख नहीं रहा होता है। उसी वक्त उसके मन में एक ख्याल आता है, उसी वक्त उसे संदेह होता है कि जो जीशु है उसके आसपास कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है, जिसकी वजह से ही उतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वो हुआ है। और वो नोटिस करता है कि जब मिसेस जाओ ने जीशु से बदतमीज़ी की थी तभी जीशु ने उनका हाथ पकड़ा था और उन्हें उल्टा सीधा कहा था, जबकि उसके बाद जीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो नॉर्मल था, अपने पहले के व्यवहार की तरह ही। और युवान पर जो उसने हाथ उठाया था वो भी वैसे दोबारा ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। और उसके बाद वो ये सब कुछ भी कैलकुलेट करता है जो कि पिछले दिनों हुआ, उन सबको अच्छे से सोचता है। और ऐसा नहीं कि वो इसी एंगल से सोचता है, एक बार के लिए वो ये भी सोचता है कि हो सकता है बाय चांस जीशु को कोई मानसिक बीमारी हो जिससे वो किसी और को इमेजिन करता हो। लाइक ऐसा हो सकता है, जो लोग ट्रॉमेटाइज रहते हैं, जिन्हें ट्रॉमा होता है, वो ऐसा कुछ कर लेते हैं जब उनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, तो उनका दिमाग ऐसा खेल खेलता है उनके साथ। लेकिन फिर उसकी ये थ्योरी तुरंत ही खारिज हो जाती है ये चीज़ देखकर कि युवान खुद ब खुद ठीक हो गया। जो इंसान यहाँ पर खून से लथपथ आया था वो अभी एकदम ही ठीक था। प्रिंस को अभी अपनी फैमिली की बहुत चिंता हो रही थी, जीशु की भी चिंता हो रही थी, सबसे ज़्यादा तो उसी की ही चिंता हो रही थी उससे, क्योंकि वो सुपरनैचुरल एंटिटी जीशु से जुड़ी थी, उनकी फैमिली से नहीं। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरा भी उसे ही था। खैर अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो युवान था वो अभी घर आ चुका होता है और अभी वो अपने रूम में होता है और जो युवान की फैमिली थी वो अभी उसकी शादी थी। प्रिंस जो होता है वो अभी जीशु के पास आता है, जो कि अभी लिविंग रूम में ही था क्योंकि उसे तो वो लोग मिलने नहीं देते ना युवान से, तो वो वहीं पे ही बैठा हुआ था। प्रिंस उसके पास आके बैठता है और कहता है, तुम ठीक हो? तो जीशु कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो प्रिंस कहता है, तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा? अभी जीशु से देख के स्माइल करता है और कहता है, सर पे चोट लगी है, हाथ जल चुका है, ठीक कैसे लगूंगा? तुम भी स्टूपिड से सवाल करते हो। तो प्रिंस होता है कहता है, आई एम सॉरी। फिर जो जीशु होता है कहता है, इट्स ओके। अभी प्रिंस कहता है, जीशु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जीशु कहता है, हाँ बोलो ना। अभी वो इतना ही कहता है तभी यहाँ पे घर की डोर बेल बजती है। अभी जो जीशु और प्रिंस है दोनों का ही ध्यान गेट की तरफ जाता है। प्रिंस कहता है, मैं देखता हूँ। तो जीशु नोट करता है। अभी वो गेट खोलता है तो वहाँ पर भाई खड़ा होता है जो कि अभी बहुत गुस्से में होता है। अभी प्रिंस उसे देखता है और वो प्रिंस को देखता है। वो कहता है, जीशु घर पे है? तो जो प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ है। अभी वो इतना ही कहता है तभी जो प्रिंस होता है वो उसको धक्का देता है और कमरे के अंदर जाता है, लाइक घर के अंदर जाता है। और जो जीशु होता है उसके पास चला जाता है गुस्से में। अभी प्रिंस उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर मम्मी कहता है, घर में आता तो ऐसे है जैसे हमारा नहीं इसका घर है। अभी जो भाई होता है वो जीशु की तरफ एकदम ही तेज़ कदम से आ रहा होता है और आते ही कहता है, कभी ना फ़ोन क्यों नहीं? वो इतना ही बोलता है। उसके बाद वो जीशु की हालत देखता है तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। अभी वो जीशु के पास आता है और कहता है, जीशु ये सब कैसे हुआ? अभी जीशु उसकी तरफ देखता है, प्रिंस उन दोनों को देखता है। फिर जीशु से कहता है, जीशु आई एम गोइंग, आप लोग बातें कीजिए। और ये कहकर वो चला जाता है। अभी जो जीशु होता है वो भाई की तरफ देखता है जो कि अभी प्रिंस को जाते हुए देख रहा होता है गुस्से में। फिर वो वापस से जीशु की तरफ देखता है और कहता है, कैसे हुए? एंड प्लीज़ इस बार सच बोलना, भगवान की कसम है तुम्हें इस बार सच बोलना मुझे, कैसे हुआ ये? अभी जो जीशु होता है वो भाई की तरफ देखता है, फिर अपना सर नीचे कर लेता है। तो भाई कहता है, समझ गया, उस आदमी ने फिर तुम पे हाथ उठाया, आज इस आदमी का मैं काम ही ख़त्म कर देता हूँ। अभी वो ये कहकर जो
मिस्टर साहब उनका नाम लेकर चिल्ला के बुलाने वाला होता है उन्हें, लेकिन उससे पहले जो ऋषि होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं भाई नहीं प्लीज़। अभी जो भाई होता है वो ऋषि का हाथ चिढ़ता है और कहता है तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो ऋषि। अभी ऋषि कहता है धीमे बोलो धीमे प्लीज़। अभी भाई कहता है क्यों धीमे बोलूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऋषि कहता है प्लीज़ प्लीज़ तुझे मेरी कसम है धीमे बोल प्लीज़। अभी जो भाई होता है वो कहता है ठीक है मुझे ना आप कुछ बोलना ही नहीं, तुम ना बस एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। अभी ऋषि कहता है भाई तू क्या कह रहा है। भाई कहता है जो तू सुन रहा है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा किस घर से निकल जा, मेरे साथ रह मेरे घर पे। मम्मी ने तुझसे कहा और तुझे नहीं समझ में आया, तुझे इसी घर में रहना था है ना, इन लोगों के साथ, इन टॉक्सिक लोगों के साथ रहना था तुझे, क्योंकि ये लोग तुझे बहुत प्यारे हैं। जितना मैं तुझे प्यार हूँ उससे कई ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरी कई बात कभी तूने मान नहीं रखा। मम्मी ने तुझसे कहा तो तूने उनकी बात कभी मान नहीं रखा। इनके लिए तुम नौकर बन सकते हो, गुलाम बन सकते हो, जो ये कहते हैं वही करते हो, जबकि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते। और मैं जो इतने टाइम से तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आती। जिससे तुम में होगी मार सहने की ताकत, हिम्मत होगी, पर तुम्हें ऐसा देखने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। बचपन से यही देखता आया हूँ, अब नहीं देख सकता। अब अगर ये सब देखता रहा तो या तो खुद को ख़त्म कर लूँगा या तुझे या तेरी इस फैमिली के हर एक मेंबर को। तो एक काम कर, तू इन्हीं के साथ रह, तू इन्हीं डिज़र्व करता है। तू मेरे दोस्ती को, मामा के प्यार को डिज़र्व नहीं करता, तू इन्हीं के साथ रह, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। अभी भाई ये कह के जाने लगता है, तभी ऋषि कहता है भाई प्लीज़ ऐसा मत कर प्लीज़, तू तो मेरा एक दोस्त है, तू ऐसे कैसे कह सकता है। अभी जो भाई होता है वो रुक जाता है और कहता है क्यों, इस दोस्ती को निभाने का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है, इस दोस्ती में तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ क्या दायित्व है तेरा मेरी तरफ, कुछ नहीं। तो एक काम कर, अपने सारे फर्ज सारे वफा इन घर वालों के लिए रख, ठीक है। दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, जब इस घर से निकलने का निर्णय कर लेना तब मुझे कॉल कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मामा को मैं समझा दूँगा। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर वो ऋषि की तरफ बढ़ के देखता है और कहता है पता है मामा हमेशा कहती है कि इंसान सिर्फ प्यार का भूखा होता है, सिर्फ प्यार का, पर नहीं, तुम जैसा इंसान सिर्फ तिरस्कार का ही भूखा है, तुम्हें किसी के प्यार की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। और ये कहकर वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। अभी भाई तो रो ही रहा था, ऋषि भी बहुत रोने लग जाता है। अभी तभी उसके पास प्रिंस आता है जो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। अभी जो ऋषि होता है वो उसकी तरफ देखता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने आंसू साफ करने लग जाता है। अभी प्रिंस कहता है वो ठीक कह रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अभी ऋषि उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो प्रिंस कहता है सही कह रहा हूँ मैं, ये घर, यहाँ के लोग तुम्हें डिज़र्व नहीं करते। तुमने कितने साल दे दिए अपनी लाइफ के इस घर को, क्या हुआ, कौन समझता है तुम्हारे एफर्ट्स को, कैसे जी रहे थे हो तुम इस तरह की लाइफ। यहाँ पर किसी को तुम्हारे नहीं पड़ी है, तुम यहाँ पर इस घर को अपना काम, अपने एफर्ट्स, अपनी मोहब्बत दे देते मर भी जाओगे ना, तब भी यहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमने देखा था ना सुबह क्या हुआ था, तुम यहाँ पर मर भी जाते हो तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से दूर रहो, तुम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हो, अपने आप को यहाँ के मुसीबत से तो दूर रखो कम से कम। अभी जो ऋषि होता है वो उसको देख रहा होता है और कहता है क्या मतलब। प्रिंस कहता है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मेरी बात सुनो। तुम जानते हो कि यहाँ पर मॉम, लुओ, युवान, पापा कोई तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, है ना, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। और आज जो वह दोबारा हो सकता है,
कल को अगर युवान झूठ ही बोल दे कि तुमने उस पर हाथ उठाया है, या मॉम कुछ बोल दें या लोग कुछ बोल दें, तो डैड ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारी गलती है कि नहीं। तुम मरते मर जाओगे, कहते रह जाओगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर वो सिर्फ अपनी फैमिली की ही बात मानेंगे। आज अगर मैं उन्हें ये भी कह देता कि नहीं, यीशु की कोई गलती नहीं, यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तब भी वो तुम्हें वैसे ही हेट करते जैसे कि आज किया था। आज मैं था तो तुम बच गए, लेकिन कल की क्या खबर है, कल का क्या भरोसा। हो सकता है कि किसी दिन वो तुम्हें मार ही दें। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, पर आज के इंसिडेंट से मैं तो समझ गया हूँ कि पापा तुम्हारी जान ले सकते हैं, और मैं ही नहीं चाहता। भाई जो भी कुछ कह रहा था वो गलत नहीं है, उसने तुमसे सब कहा था तो तुम्हें तभी यहाँ से चले जाना चाहिए था। किस बात का वेट कर रहे हो? अपने एफर्ट्स इस फैमिली को क्यों दे रहे हो तुम? यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। तुम जिनसे प्यार करते हो, अपने एफर्ट्स, अपनी मोहब्बत वहाँ दो ना। वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए कितना सोचता है। अब्रॉड से आने के बाद तुम्हें बुलाया उसने, अपनी फैमिली को नहीं। और तुम उसकी एक बात नहीं कर सकते? तुम यहाँ से चले जाना चाहिए शिशु। सुनने में ये काफ़ी बुरा लग रहा होगा तुम्हें, पर यही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें इस घर से दूर रहना चाहिए, कम से कम इस मुसीबत से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। ये घर तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हम दोनों के बीच में मनभेद ज़रूर है, पर है तो हम भाई ही। और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ। अभी शिशु तो बस प्रिंस को देखे ही जा रहा होता है। प्रिंस फिर कहता है, मैंने सुना भाई ने पापा के लिए क्या कहा। अभी जो शिशु होता है वो अपना सर नीचे करता है। फिर प्रिंस कहता है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कहता और ऐसा ही करता जो वो करने जा रहा था। जिनसे मैं प्यार करता हूँ, अगर उन्हें कोई चोट पहुँचाएगा तो मैं भी उन्हें बख्शूँगा नहीं। फिर वो शिशु के हाथ को पकड़ता है, उस पर अपना हाथ रखता है और कहता है, जो तुमसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचना शुरू करो। अपना प्यार, अपना समर्पण, अपनी वफ़ा, अपने एफ़र्ट्स सब उनके लिए रखो, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, समझे? अभी जो शिशु होता है उसकी ना पूरी आंखें भर गई होती हैं, क्योंकि उससे रियलाइज़ होता है कि उसने आज तक क्या किया है, अभी तक वो क्या करता आया है। उसने कभी भी भाई की बात को तवज्जो नहीं दी। जब उसने कहा कि तुम यहाँ मत रहो, उसके साथ रहो, वो आंटी की बात भी उसने नहीं मानी थी। हालांकि वो उनके घर में नहीं रहना चाहता था स्टिल, पर उसने उनकी बात काटी थी। उसने भाई की बात नहीं मानी थी इस फैमिली के लिए। ये तो ज़्यादा बुरी बात थी ना। और उसने अनिश को भी इतना सब कुछ कह दिया, इतनी कठोर, इतनी गलत बातें कही उसने अनिश को, जबकि वो शिशु के लिए प्रोटेक्टिव था। उसे शिशु की चिंता थी, उसे हर्ट वो नहीं देख पा रहा था, और इसीलिए ही उसने सब कुछ किया था। जैसा कि प्रिंस ने कहा कि अगर उसके किसी क्लोज वन को, उसकी फैमिली को कोई चोट पहुंचाएगा तो उसकी जान ले लेगा, और भाई ने भी यही कहा था। अब इसे समझ में आया था कि अनिश गलत नहीं था। इस पूरी सिचुएशन में अभी कोई गलत था तो वो खुद शिशु था। अभी जो शिशु होता है वो प्रिंस के हाथ पे किस करता है और कहता है, थैंक यू, थैंक यू। अभी प्रिंस कहता है, नो नीड, पर मुझे तुमसे कुछ और भी ज़रूरी बात करनी है। अभी शिशु कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करते हैं। और ये कहकर वो तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। अभी ना वो वैन को आस पास ढूंढ रहा होता है कि कहीं वो मिल जाए, क्योंकि वो खुद अभी उसको आवाज़ देके नहीं बुलाना चाहता था। वो अभी खुद उसे ढूंढ कर उसे माफ़ी मांगना चाहता था अपने बिहेवियर के लिए, और उसे भाई से भी माफ़ी मांगनी थी, पर अभी फ़िलहाल उसे अनिश चाहिए था जिससे वो माफ़ी मांग सके। अभी ऋषु वैन को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा होता है, पर वैन उसे वहाँ पे कहीं नहीं मिलता। अभी वो ढूंढते ढूंढते उसे थक जाता है और एक जगह पर आके खड़ा हो जाता है। अभी वो अपने आसपास की जगह देखता है, और वो वही जगह थी जहाँ पर वैन सुबह के टाइम था, लाइक वो खंडर वाली जगह। और अभी तक वैन को ढूंढने के चक्कर में वो रियलाइज़ ही नहीं किया था कि वो आ कहाँ गया है। अभी वो उस जगह को देखता है ध्यान से, और ऑब्वियसली वो तो ठहरा इंसान, उसे ना वो जगह काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रही होती है। अभी वो उस आसपास की जगह को देख ही रहा होता है और धीरे धीरे चल रहा होता है, और चलते चलते
वो उस खंडर वाले घर के मेन गेट तक आ जाता है। लाइक मतलब वो तो अभी रोड पे था ना, और घर जो था वो रोड के साइड में ज़रूर था, पर बड़े बड़े घरों में देखते हैं ना कि वो बड़ा सा गेट लगा होता है, उसके अंदर घर होता है, तभी उसके पास आ जाता है वो। और अभी इस मोमेंट पे जो मौसम था वो भी बहुत ख़राब हो रखा हुआ होता है। आसमान में पूरे में बादल छाए हुए थे और बिजली भी हल्की हल्की कड़क रही थी। और ये चीज़ जो था उसे और भी ज़्यादा डरा रही थी। अभी वो उस घर के पास तो आ ही गया था। वहाँ से वो देखता है कि घर के जो लॉन है वहाँ पर जो बेंच पड़ी है वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। अभी शिशु उस आदमी की तरफ देख ही रहा होता है, तभी वो आदमी शिशु की तरफ देखता है और तभी बिजली कड़कती है। तो शिशु देखता है कि वो इंसान वेनकी सिंह ही होता है। अभी वेन शिशु को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है शिशु को यहाँ देखकर। अभी शिशु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। अभी वो तुरंत से भाग के जाता है और वैन का हाथ होल्ड करता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी मेरे सुबह के बता के लिए। अभी जो वैन होता है वो उसे देखता है और उसके चेहरे पर वापस से उसके गुस्से वाले भाव आ जाते हैं आश्चर्यचकितता को छोड़कर। वैन अभी शिशु के हाथ से अपना हाथ छुड़वाता है। शिशु ये चीज़ देखता है और अभी इसलिए वो समझ रहा था कि वैन का दिमाग अभी ख़राब है। वैन कहता है, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लेते। अभी शिशु तो वो कहता है, देखो देखो आई एम वेरी सॉरी। तो वैन कहता है, नो डोंट बी, एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आई एम सॉरी तुम्हारी माँ से बदतमीज़ी करवाने के लिए, तुम्हारे भाई को थप्पड़ बनाने के लिए, और आज जो हुआ उसके लिए भी आई एम सॉरी। वो क्या है ना, डीमन होना इमोशन का पता नहीं है, फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें निभाना क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। सो आई एम वेरी सॉरी। अभी जीशु तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वैन अभी कितने ज़्यादा गुस्से में है। वो एक एक शब्द वो फील कर पा रहा था कि वो कितने हर्टफुल है। और जब उसने वैन को ये सब कहा होगा तो उसे कैसे लगे होंगे। अभी जीशु कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ कहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। वैन कहता है, तुम्हारी माफ़ी, तुम्हारे एफर्ट्स, ये सब कुछ वेस्ट है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और वैसे भी मालिक को गुलाम से सॉरी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। जीशु कहता है, प्लीज़ इससे मत बोलो, प्लीज़। अभी वैन कहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने तो मुझे कहा था ना आज कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं रखना चाहिए था, कि मुझे तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट करना चाहिए था। तो क्या हुआ, कौन सा मालिक अपने गुलाम से सॉरी बोलता है, मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अभी शिशु कहता है, यार मेरे मुँह से गुस्से में निकल गया, मैं क्या करूँ, क्या करूँ तुम ही बताओ। अब मैं अपना समय तो वापस नहीं ला सकता ना। वैन कहता है, पर एक चीज़ तुम कर सकते हो। तो शिशु कहता है, क्या कर सकता हूँ। अभी वैन उसके पास था और कहता है, यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, अभी तुमसे बात भी नहीं करना चाहता मैं अभी। तुम सोच नहीं सकते मेरे अंदर अभी कितना गुस्सा है, और मेरा गुस्सा मुझसे बहुत जल्दी हावी हो जाता है। इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूँ, चले जाओ यहाँ से प्लीज़। शिशु कहता है, मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। तो मैंने अभी 2 कदम पीछे हटता है और कहता है, ठीक है तो फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अरे क्या चलने लगता है, तभी शिशु उसका हाथ होल्ड करता है और कहता है, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ नहीं कर सकते तुम। अभी जो वैन होता है वो कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो शिशु, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा अभी यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। हम दोनों एक दूसरे के सामने भी ना पड़े तो बेहतर है। और तुम जो जिद कर रहे हो ये भी व्यर्थ ही है। अगर तुम मुझसे अपनी माफ़ी चाहते भी हो, और चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो भी इवेंचुअली मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूँगा, जिससे तुम्हें दुख होगा। और मैं लाख बुरा हूँ,
पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम हटो, कभी नहीं। तो बेहतर यही होगा तुम अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो। फिर वो जीशु का हाथ अपने हाथ से उठाता है और कहता है, अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। फिर वो वापस से जीशु के सामने आता है और अपने गले से एक लॉकेट उतारता है जो कि जीशु ने उसे उस दिन गिफ्ट किया था जब वो लोग घूमने गए थे। अब वो उस लॉकेट को उतारता है और वापस से जीशु के गले में पहना देता है और कहता है, तुम्हारा तोहफा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चल लेता है। तभी जीशु कहता है, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आओगे, मेरी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अभी मैं उसकी बात सुनता तो है पर कुछ रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अभी जो जीशु होता है वो यहीं पे खड़ा रहता है और अब होने लगती है बहुत तेज़ बारिश। वहाँ बहुत बारिश हो रही होती है। अभी जो जीशु होता है वो उस घर को देख रहा होता है और काफ़ी वो डरावना लग रहा था, तो वो वहाँ से बाहर जाता है और वो जो रोड थी वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा भी दुखी हो रहा होता है। उसकी आँखें पूरी भरी होती है पर वो रो नहीं रहा होता है। अभी वहाँ पर बारिश हो ही जा रही होती है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और अभी वहाँ जीशु को खड़े हुए आधा घंटा हो गया होता है और वहाँ पर नहीं आता, पर जीशु स्टिल वहीं पे ज़िद्दी बच्चे की तरह खड़ा रहता है। अभी हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें 5-6 दोस्त होते हैं जो कि वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो लोग ना, जो अपना जीशु था उसके, जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर वो लोग पढ़ते थे और वो बुली टाइप के लोग थे। जीशु जब कॉलेज में था तो वो लोग उससे भी बहुत परेशान करते थे। अभी जो वो लोग थे ड्रंक पीपल, उनमें से एक की नज़र जीशु पे पड़ती है और वो जो उनके बाकी दोस्त हैं उनसे कहता है, हे उधर देख उधर देख। अभी वो लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पे जीशु खड़ा हुआ था, तो उनसे कहता है, अबे चमड़ी, ये यहाँ क्या कर रहा है। अभी जो दूसरा वाला लड़का होता है वो कहता है, क्या करना, देख तो बारिश में भीग के कितना हॉट लग रहा है, चल आज रात का जुगाड़ तो हो गया। अभी उनमें से तीसरा इंसान कहता है, तो तेरा मतलब आज हम इसके साथ फ़न करेंगे। तो वो इंसान कहता है, हाँ कोई प्रॉब्लम है। तो इंसान जीशु की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ज़रा देख तो यार, क्या माल लग रहा है, ये कॉलेज में इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, अभी इतना जैसे हो गया। तो कहता है, क्या करना, चल वैसे तो अब सबर नहीं हो रहा। अभी वो लोग जो गाड़ी होती है उसे धीमे ही किए हुए होते हैं और धीमे करके ही उसकी तरफ आ रहे होते हैं। अभी वो आकर रुक जाते हैं जीशु के सामने और कहते हैं, ए चमड़ी, ओ नडी, क्या हम तुम्हें कहीं लिफ्ट दे दे। अभी जीशु ने देखता है और कहता है, नो थैंक्स, आप रुक जाइए। तो वो जो लड़का होता है जो गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है, अरे नडी, हम दे सकते हैं लिफ्ट, गाड़ी में जगह है, तुम बताओ तुम्हें जाना कहाँ पे है। अभी जीशु कहता है, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है, आप लोग अपना काम कीजिए ना। अभी वो इंसान अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, देखो तो यारो, नडी का मुंह चलने लगा है। अब ये कहकर वो सब ठहाके लगा के हंसने लग जाते हैं। जीशु को वहाँ पर अब अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे अनसेफ लग रहा था, तो वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने लोगों से लड़ नहीं सकता और उसे फाइटिंग आती भी नहीं थी। अभी वो लोग जो गाड़ी होती है उसे आगे बढ़ाते हैं, लाइक जो ड्राइवर था वो गाड़ी आगे बढ़ाता है और फिर वो सभी लोग कार से उतर जाते हैं। जीशु कहता है, वाई डोंट यू गाइस लीव मी अलोन। तो वो कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें यार, इतनी अंधेरी रात में, बरसात में, इतना हॉट एंड सेक्सी लड़का अकेले सुनसान रोड पे चलता अच्छा नहीं लगता ना, हम तो बस तुम्हें लिफ्ट देना चाहते थे। जीशु कहता है, नो थैंक्स, प्लीज़ लीव। अभी ये अगर वो आगे बढ़ने वाला होता है तभी लड़का उसके आगे हाथ लगा देता है। तो जीशु कहता है, क्या बदतमीज़ी है ये। तो वो कहता है, बदतमीज़ी नहीं है, हम चाह रहे थे कि हम लोग ना पार्टी में जा रहे थे तो तुम हमें ज्वाइन कर लो। जीशु कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ गो अहेड, मुझे नहीं जाना। अभी वो लड़का जीशु के बाजू पे हाथ रखता है और कहता है, हम प्यार से पूछ रहे तो चलो ना, वरना फिर ज़बरदस्ती भी लेकर जा सकते हैं। जीशु भी मन में ही कहता है, ये लोग मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। अभी जीशु होता है उस इंसान का हाथ अपनी बाजू से हटाता है
और उसके घुटने में तेज़ से लात मारता है। अब वो इंसान पीछे हट जाता है क्योंकि उसे लगती है, और जो बाकी लड़के थे वो उसके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, इसको तो ना अपना ही स्टाइल दिखाना पड़ेगा। अभी वो लड़का शीशे की तरफ एक ही कदम बढ़ाया हुआ था, तभी उसकी उंगली कोई पकड़ के घुमा देता है एक साइड में, और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अभी उसके गिरते ही शीशे देखता है कि उसके पीछे फैन खड़ा होता है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अभी वैन जो होता है शीशे की तरफ दिखता है, शीशु भाग कर उसके पास आता है, उसे हग कर लेता है। अभी जो वैन होता है वो भी उसे बैक कर लेता है और उसके सर को रब कर रहा होता है। अब जाकर शीशु की जान में जान आई थी। अभी जो वैन होता है वो कहता है, इट्स ओके, मैं आ गया हूँ ना, आई एम सॉरी इतने लेट आने के लिए, और तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है जो कि बाकी साथी थे, सदमे की जिसकी अभी मैंने हत्या की थी, उन्हें देखता हुआ कहता है, पहले इनसे निपट लेता हूँ। फिर वो शिशु को ज़्यादा करता है और कहता है, यहीं खड़े रखिए। अभी वैन उन लोगों की तरफ अपने 2 कदम बढ़ाता है और वो सभी लोग वैन को बहुत ज़्यादा डर से देख रहे होते हैं। अभी वैन अपने हाथ को हल्का ऊपर करता है और अपने फिंगर को हल्का सा घुमाता है, जिससे क्या होता है, उन सभी की आवाज़ चली जाती है। और आवाज़ ऐसे गई होती है कि उन लोगों को अपनी ही सांसों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है। मतलब बोली तो दूर की बात है, उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, और बोल तो वो लोग उस समय रहे ही नहीं थे, तो उस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब वो अपनी ब्रीथ की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। अभी जो वैन होता है वो उन लोगों की तरफ देख रहा होता है, फिर वो जिशु की तरफ पलट कर देखता है और कहता है, अंदर जाओ, उस घर के अंदर। तो जिशु कहता है, क्यों? वैन कहता है, मर्डर देख सकते हो अपनी आंखों के सामने। तो अभी वो लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो वो लोग लड़के खड़े थे वहाँ पे। अभी जो जिशु था वो उन लोगों की तरफ देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। अभी वैन उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य और दिलचस्पी से देखता है, स्माइल करता है और कहता है, श्योर? तो जिशु कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। अभी वैन कहता है, देन ओके। अभी वो उन लोगों की तरफ देखता है। अभी वो लोग जो थे वो वैन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर स्टिल वो भाग ही नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं और खींचते हुए ज़मीन से घिसलते हुए वापस वहीं पर आ जाते हैं। अभी जो वैन होता है वो दिशु की तरफ देखता है, कहता है, जा सकते हो अंदर? दिशु कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पे। वैन कहता है, ऑलराइट। अभी वैन उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों में से एक लड़के को पकड़ता है और उसे बहुत सारे पंच मारता है उसके फेस पे, और उसके बाद वो लात घूंसे से उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। एंड एंड में वो उसके बालों से उसे पकड़ता है और वहाँ जो ट्री लगा हुआ था उसमें उसका सिर बार बार भिड़ाया जा रहा होता है। और जो बाकी लड़के होते हैं वो लोग तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, लेकिन वो अभी भाग भी नहीं सकते और उठने की हिम्मत अभी उनमें थी नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे ये सब देखकर। अभी जो शिशु होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन स्टिल वो देख रहा होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो चाहता था कि वो ये चीज़ मिस ना करे, क्योंकि वो लोग बहुत गंदे लोग थे। उन लोगों ने पहले भी शिशु को बहुत परेशान किया था और आज तो लोग अनर्थ करने वाले थे, तो शिशु ये चांस मिस नहीं करना चाहता था। अभी वैन उस इंसान को उसका सिर बढ़ा बढ़ा के ही मार देता है और उसकी बॉडी भी वहीं पे गिर जाती है। अभी वो जो बाकी 3 लोग थे उनको भी अपने अंदाज में मार देता है। अभी वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और वैन कैसे वहीं पे खड़ा होता है। अभी जो दिशु होता है वो उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है। वो फिर कहता है, थैंक यू। वैन कैसे कुछ नहीं बोलता है और इस बार वो दिशु को बैक हग भी नहीं करता। अभी जो दिशु होता है वो इनसे अलग होता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, और मैंने तो तुम्हें आवाज़ भी नहीं दी, आई कैसे यहाँ पे? अभी जो शिशु होता है उसे मैंने देखता है, फिर कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ओके? एंड बाय द वे, जब तुम खतरे में थे तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अभी जो शिशु होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। अभी इवन कहता है, हाँ आई नो,
तुम्हारा मेल ईगो बीच में आ रहा होगा ना। अभी ऋषु उसे दिखता है और कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें आवाज़ इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना भी है मुझे। मतलब तुम्हारा तो उस समय मुझे ख्याल नहीं था। मैं बहुत डरा हुआ था उस समय। मुझे बस उस समय किसी तरह इन लोगों से बचना था। अभी जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि जब भी तुम मुसीबत में हो, प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ मुझे बुलाना। अभी जो शिशु होता है वो नोट करता है। अभी जो वैन होता है वो अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, सर पे चोट लगी है, हाथ जल चुका है, लेकिन यहाँ बरसात में खड़े होने की बड़ी चुल थी ना तुम्हारे अंदर। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था, जब तो तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अभी इवन कहता है, कितने डेस्परेट हो यार तुम मेरी माफ़ी के लिए। अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ हूँ तो। अभी वो लोग यहाँ पे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी साइड में लाशें पड़ी थी पर उनको तो कोई सुध ही नहीं थी, वो तो अपने में ही लगे हुए थे। अभी वैन स्माइल करता है शिव देख के और कहता है, चलो ठीक है, किया माफ़ तुम्हें। अभी जो शिशु होता है वो वैन के पास आता है और कहता है, सच्ची? तो वैन कहता है, हाँ। तो शिशु कहता है, दिल से तो माफ़ कर रहे हो ना मुझे? अभी जो वैन होता है वो कहता है, तुम इंसानों की तरह नहीं हो कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। मैं सच में तुम्हें माफ़ कर दिया है। अभी जो शिशु होता है वो तो बहुत ही खुश रहता है। फिर वैन कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता अब। अभी शिशु कहता है, क्यों? वैन कहता है, यार देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उस घर में उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। उनका बिहेवियर तुम्हारे प्रति जैसा है मैं उनका खून कर दूँगा, कसम से मैं उनकी जान ले लूँगा। अभी जो शिशु था वो कहता है, मैं उनके साथ नहीं रहने वाला हूँ अब। अभी इवन कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो शिशु कहता है, मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रहने वाला हूँ। हाँ, मेरी सैलरी इतनी तो है कि मैं कोई अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट पे ले सकता हूँ और वहाँ रह सकता हूँ। वहाँ रहोगे मेरे साथ? अभी वैन तो ये सुन के एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, आर यू सीरियस? तो शिशु कहता है, वेरी सीरियस, उतना सीरियस शायद मैं जितना कभी नहीं हुआ। तो अब बताओ, रहोगे मेरे साथ? अभी इवन कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी तुम मुझे ये बताओ, ये अचानक से फैसला कैसे ले लिया तुमने? अभी जो शिशु था वो कहता है, बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की हैं उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहता। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। अभी ये पेन उसके बालों को रब करता है जो कि अभी पूरी तरह से भीगे हुए थे, उन्हें वो रब करता है और कहता है, गुड बॉय। अभी जो शिशु होता है वो पेन के उस हाथ को अपने सर से उठाता है और होल्ड करता है और कहता है, बताओ ना, रहोगे मेरे साथ? अभी वैन जो था वो शिशु को ध्यान से देखता है, फिर शिशु के एक कदम करीब आता है और कहता है, मुझे अपने साथ रखने के लिए इतने डेस्परेट क्यों हो तुम? अभी शिशु वैन को देखे जा रहा होता है जिसकी नज़रें शिशु पे अभी ठहर सी गई थी। वैन कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मुझे अपने साथ रखने के लिए इतनी बेचैनी क्यों? अभी शिशु की तो हालत ही ख़राब हो रही होती है। जिस तरह से वैन अभी उसे देख रहा था, शिशु को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से तीर निकल रहे हैं जो कि सीधा उसके दिल पे आके लग रहे हैं। अभी जो शिशु होता है वो डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अभी जो वैन होता है वो हल्का सा आश्चर्यचकित हो जाता है सुनकर, फिर स्माइल करता है और कहता है, पर मैं तो तुम्हारा ही हूँ, उस दिन से तुम्हारा हूँ जिस दिन से तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, उस तरह से नहीं। अभी वैन उसके एक कदम और करीब आता है और कहता है, तो किस तरह से? अभी जो शिशु होता है वो कहता है, लुक, मुझे लगता है कि वैन कहता है, मैं सुन रहा हूँ। अभी शिशु वापस से डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। अभी वैन केसिंग तो ये सुनकर एकदम ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अभी जो शिशु था वो ही बोल देता है, पर उसके वो तुरंत से ही अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि जो शिशु है वो वैन को देख ही ना पाए।
अभी वन किसिंग तो उस को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखे जा रहा होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में चैनल से तो लिख ही दीजिएगा गाइस। एंड अब हम इस स्टोरी के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए हैं। लाइक इस स्टोरी के अभी शायद नेक्स्ट 3 ही पार्ट होंगे, उसके बाद ये FF ख़त्म हो जाएगी। सो अभी मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरी किसी भी FF के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय वेंजू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस।